क्या अपनी चीख पुकार के लिए शोहरत बटोरने वाले टीवी एंकर अर्णव गोस्वामी मोदी सरकार के इशारे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को देशद्रोही बोल रहे हैं? क्या देश की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी को देश का दुश्मन कहना बर्दाश्त किया जाना चाहिए? आखिर कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों दर्ज कराया है? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। आज का मुद्दा भारतीय पत्रकारिता की साख और लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा है। 7 जुलाई को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वजह गोस्वामी का बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को देश का दुश्मन कहा है। यह पहली बार नहीं है जब गोस्वामी विवादों में हैं। वे जानबूझकर कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बनाते आए हैं। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस समय मोदी सरकार के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ काम कर रहा है। यह सरकारी दबाव भी है और विज्ञापनों का खेल भी, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 10-11 सालों में 6 से 7 हजार करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। आज तक किसी सरकार ने इतना विज्ञापन पर खर्च नहीं किया है। पूरी दुनिया में इसमें भारतीय मीडिया की कुथू हो रही है। ये वही मीडिया है जिसने कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया था, कराची पर कब्जा करा दिया था, लाहौर पर कब्जा करा दिया था। उन्हें यह भी शर्म नहीं आई कि दुनिया में कितनी थू-थू होगी इसकी अगर वो झूठ परोसते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तनाव चल रहा था तो रिपब्लिक टीवी रोज अपने जो शो थे उसमें सरकार के साथ देना तो ठीक है, सभी दे रहे थे, लेकिन किसी न किसी बहाने वो विपक्ष पर हमला कर रहा था। और खास तौर पर अर्णव गोस्वामी उस पूरे दौर में और उसके बाद भी लगातार कांग्रेस को निशाना बना रहे थे। उन्होंने अपने शो में कहा, एज ऑफ नाउ द पार्टी इज विद एनिमी ऑफ द नेशन। इफ यू आर कांग्रेस वोटर, आर यू ऑल्सो एन एनिमी ऑफ द नेशन। यानी कांग्रेस जो है देश के दुश्मनों के साथ है, और अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं तो आप भी देश के दुश्मनों के साथ हैं। ये वो अर्णव गोस्वामी बोल रहे थे जिन पर जिम्मेदारी है कि वो एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में सभी सूचनाएं लोगों के सामने रखें और विश्लेषण सामने रखें। क्या आप इस देश में लंबे समय तक शासन करने वाली, इस देश को आजादी दिलाने वाली, इस देश का निर्माण करने वाली पार्टी को देश के दुश्मनों के साथ कह सकते हैं? जिस कांग्रेस पार्टी ने, उसकी नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसको आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है। दिल्ली हाईकोर्ट पे यह मामला पहुंच गया है और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई के दौरान ये पूछा कि क्या ये मुकदमा व्यक्तिगत तौर पर दे रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो पवन खेड़ा की ओर से कहा गया है कि याचिका में संशोधन किया जाएगा, यानी ये पूरी पार्टी की ओर से जो एक मानहानि का मामला है ये दाखिल किया जाए। दरअसल अर्णव गोस्वामी जैसे लोग जो खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में रात दिन रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, वो कांग्रेस से इतने नाराज क्यों रहते हैं, राहुल गांधी से इतने नाराज क्यों रहते हैं? इसलिए कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, इसलिए कि राहुल गांधी ने ये पूछा है कि कितने हमारे लड़ाकू विमान गिरे। जब ये ऑपरेशन हुआ 7 से 10 मई के बीच, तो यह सवाल पूछा गया और ये राहुल गांधी ने जो कहा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ भिड़ गई, ये कहते हुए कि ये तो देश के दुश्मनों जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांग्रीला वार्ता के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारत के कुछ विमान गिरे, यानी उन्हें खोया है हमने। उन्होंने यह भी कहा कि नुकसान जब हुआ तो भारत ने अपनी रणनीति बदली और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी संख्या में विमान गिरे।
वहीं कैप्टन शिव कुमार जो भारतीय नौसेना डिफेंस अताशे इंडोनेशिया में है, उन्होंने एक सेमिनार के दौरान बाकायदा इस बात को कहा 10 जून को कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभिक चरण में राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य ठिकानों पर हमला न करने के निर्देश के कारण भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खोए। यानी जो बात कैप्टन शिव कुमार ने कही है वो एकदम उलट है जो मोदी सरकार कह रही थी कि उसने सेना को हाथ खुला छोड़ दिया। उसको वो कह रहे थे कि हम पर ये बंधन था कि हम कहीं भी सैन्य प्रतिष्ठान पर निशाना ना बनाए। अब ये एक मुश्किल बात है। अब सरकार थोड़ा इसमें फंसी हुई है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जो डिप्टी चीफ हैं एक तरह से हमारी आर्मी के, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को 3 देशों पाकिस्तान, चीन और तुर्की के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विमान नुकसान की पुष्टि की, लेकिन संख्या का विवरण उन्होंने भी नहीं दिया। यही बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी कि हमें चीन और पाकिस्तान को एक साथ नहीं आने देना चाहिए। ये साथ आ रहे हैं, ये हमारी विदेश नीति की असफलता है। लेकिन मोदी सरकार ने, बीजेपी नेताओं ने और अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार, कथित पत्रकारों ने इसको मुद्दा बनाया और लगातार कांग्रेस पार्टी में उन पर आरोप लगाया कि ये देश के दुश्मनों से मिले हैं। राहुल गांधी के खिलाफ तो ऐसे ऐसे आरोप और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है अर्णव गोस्वामी ने, इसका जिक्र भी करना ठीक नहीं। 2017 में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। तब थरूर ने आरोप लगाया था कि गोस्वामी ने उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। तब कोर्ट ने गोस्वामी को चेताया था कि आप अपमानजनक बयानबाजी ना करें। कोई भी जान सकता है कि किस तरीके से थरूर को एक तरह से हत्यारा ही इशारों में वो साबित कर रहे थे। 2020 में गोस्वामी को एक आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक ने गोस्वामी पर पैसे न चुकाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सामने आ गया था सारा कच्चा चिट्ठा। ये सवाल वर्षों से उठता रहा है कि गोस्वामी जो चैनल है उसका इस्तेमाल क्या मोदी सरकार के पक्ष में एक हथियार की तरह कर रहे हैं। उनका जो शो है उसमें लगातार विपक्षी नेताओं पर बड़े बड़े हमले होते हैं। ऐसे हमले होते हैं कि जो आप किसी पत्रकार से उम्मीद नहीं कर सकते। अब उनके घर में बीजेपी के कई नेता हैं, चुनाव लड़ चुके या बीजेपी के और भी पदाधिकारी रहे, लेकिन उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। ये किसी का व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन बतौर पत्रकार वो जो कर रहे हैं वो एक तरह से मोदी सरकार के एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और अब यहां तक चला गया है मामला कि वो कांग्रेस को देश का दुश्मन तक कह दे रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी महाराष्ट्र में, माने मिलीजुली सरकार, तो पालघर लिंचिंग मामले में उन्होंने पूरी तरह झूठ बोलकर एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ जो भगवाधारी लोग थे उनके साथ मारपीट हुई थी। बाद में ये पता चला, साफ हुआ कि ये दरअसल बच्चा चोरी का मामला था। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर पत्रकार हैं हामिद मीर, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले आरोप लगाया कि अर्णव गोस्वामी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं उनको पैसा देते हैं और कहते हैं कि तुम आओ हमारे चैनल में और भारत को गाली दो। उससे क्या होगा, जब वो भारत को गाली देंगे तो इधर से ये पाकिस्तान को गाली देंगे और इस तरह से राष्ट्रवादी कहलाएंगे और टीआरपी भी बटोरेंगे। वो कहते हैं कि 3 मिनट तक गाली दो, इतनी देर तक गाली दो, वो बाकायदा सब फिक्स रहता है। मीर कहते हैं कि ये कोई पत्रकार नहीं। वैसे गोस्वामी कभी एनडीटीवी के पत्रकार हुआ करते थे, फिर टाइम्स नाउ में गए। टाइम्स नाउ में बहुत दिन तक वो रहे और जब मोदी जी की सरकार आ गई तो फिर उन्होंने 2016 में टाइम्स नाउ छोड़ दिया और 2017 में रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया, जो एक तरह से बीजेपी का मुखपत्र ही है, माउथपीस ही है। उसे
द कारवां एक बड़ी मशहूर मैगजीन है, उसकी स्टडी में पाया गया है कि रिपब्लिक टीवी ने 2017 से 2020 तक 1779 डिबेट की, जिसमें 595 में सीधे सीधे विपक्ष को निशाना बनाया गया, जबकि बीजेपी की आलोचना वाली डिबेट बमुश्किल 8 थी। यह स्पष्ट है कि बीजेपी के प्रति किस तरह से पक्षपात किया जाता है और कांग्रेस को निशाना बनाया जाता है, और इसका सीधा फायदा मिल रहा है विज्ञापनों में, न सिर्फ रिपब्लिक को, बाकी सबको। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने प्रिंट, टीवी और जो डिजिटल है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया के 6 से 7 हजार करोड़ रुपया खर्च किया। कॉरपोरेट और बीजेपी का गठजोड़ साफ नजर आता है। एक एनडीटीवी, जो एक बहुत देश का साख वाला चैनल हुआ करता था, उस पर तमाम आरोप लगाए गए। डॉक्टर प्रणय राय उसके संचालक थे, जो पूर्व पत्रकार और बहुत विद्वान आदमी माने जाते थे, लेकिन वो बीजेपी सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, तो उन पर तमाम आरोप लगे, ईडी, सीबीआई न जाने क्या का, और अंत में उन्हें अपना चैनल बेचना पड़ा अडानी को। अब वो अडानी का चैनल है, और कुछ समय पहले सीबीआई ने कहा कि वो जो सारे आरोप लगे थे डॉक्टर प्रणय राय पे, वो सब गलत थे। यानी आपने टॉर्चर करके वो चैनल बिकवा दिया, और अब कह रहे हैं कि वो कोई आरोप ठीक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जो एक मंच है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने 2025 में भारत को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर रखा, जो बीते 5 सालों में 6 स्थान और नीचे जाना है। यानी आप सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है खुद को, विश्व गुरु कहता है, और वहां की पत्रकारिता लगभग गुलामी की स्थिति में है, 142वें स्थान पर। द डिप्लोमैट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीति पर केंद्रित पत्रिका है, जो वॉशिंगटन से निकलती है। उसने अर्णव गोस्वामी को बीजेपी का प्राइम टाइम प्रवक्ता करार दिया है, जो पत्रकारिता के सिद्धांतों को ताक पर रखता है। टाइम मैगजीन ने लिखा है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय मीडिया वश में होना शुरू हुआ है सरकार के, और आप जानते ही हैं कि गोस्वामी जैसे एंकर सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन गए हैं। लगातार ऐसी पत्रकारिता इस देश के लिए घातक है। कभी विपक्ष को पूरा मौका देता था मीडिया, ताकि सरकार पर दबाव पड़े, और आज वो सरकार के हाथ का खिलौना बना हुआ है। इससे भारतीय लोकतंत्र लगातार संकट में पड़ा हुआ है। आखिर इमरजेंसी और क्या थी? इमरजेंसी पे यही आरोप लगते थे ना कि उस समय मीडिया को आजादी नहीं थी। आज मीडिया को विपक्ष पर हमला करने की पूरी आजादी दी गई है। सरकार से वो सवाल नहीं पूछ सकते कि महंगाई इतनी क्यों है, बेरोजगारी इतनी क्यों है, लेकिन सरकार से सवाल करने वालों पर हमला करने की इस देश में मीडिया को पूरी आजादी हो गई है। तो अब देखना है कि अर्णव गोस्वामी के इस मामले में कोर्ट क्या फैसला लेता है। इस तरह से अगर छूट दी गई कि आप किसी को भी देशद्रोही कह दें, और वो भी कांग्रेस पार्टी को, तो निश्चित ही इस देश में जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का मोदी जी का सपना है, आप सिर्फ उसको ही बढ़ाना चाहते हैं, आपके दिल में ये है। लेकिन इस देश का इतिहास ये भी बताता है कि ऐसी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। अर्णव गोस्वामी इस देश में पत्रकारिता के कभी भी मानक नहीं बन पाए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, और डॉक्टर पंकज स्पीक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।